पे बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। देश के बिगड़ते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के खिलाफ विद्रोह कौन करेगा, कब और कैसे करेगा। इस विषय पे आने से पहले मैं सर्वप्रथम आयोजकों के साथ साथ पूरे राज्य से आए हुए बामसेफ के कैडर, आप उद्घाटन सत्र में सब्जेक्ट पे नहीं। अच्छा जी, मुझे करेक्शन दिया गया है कि सब्जेक्ट पे नहीं, उद्घाटन सत्र पे। तो ये मेरे लिए और आसानी हो गई कि मैं थोड़ा सा और उसमें बात कर सकता हूँ। तो जो राज्य के अलग अलग जिलों से आए हुए इतनी गर्मी में, वो इस बात को दर्शाता है कि वो समाज को आगे ले आने के लिए, ये जो हमारा उद्देश्य है एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, वो कितने सीरियस है, कितने दृढ़ निश्चय हैं, वो इस बात को साबित करता है। आपकी ये जो भीड़ है इतनी गर्मी में, इतने देर से बैठे हुए हैं, मैं भी कुछ देर पीछे बैठा हुआ था, पंखे की हवा नहीं आ रही है, लेकिन ये जो कुर्बानी है, ये जो हमारा त्याग है, जो महात्मा बुद्ध से हम तक आया है, निश्चय ही किसी न किसी रूप में वो सामने समाज में प्रकट होगा। और ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता है। तो आप ये न समझे कि आप जो खाली कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं, यूं ही बैठे हुए हैं। एक एक यूनिट जो है हमारी, एक एक ईंट जो है हमारा, मिल के एक बड़ी इमारत होती है। और एक लंबे समय से सामाजिक न्याय की लड़ाई और एक अच्छा राष्ट्र बनाने की, एक अच्छा देश बनाने की, एक अच्छा समाज, समतामूलक समाज स्थापित करने की हमारी परिकल्पना भी हो, और इसके लिए हम अपना स्ट्राइव भी कर रहे हैं, अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि बामसेफ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बामसेफ की इस बदली हुई परिदृश्य में ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी की जब बात की जाती है तो सबसे पहले कहने वाला मैं खुद ज़्यादा अपने को जिम्मेदार समझता हूँ। जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है, यानी 3 आपके ऊपर जो है, अगर आप किसी को तो कहते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो आप खुद को कहते हैं 3 बार कहते हैं कि आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी ऊपर जिम्मेदारी है। तो हम सबसे पहले एक जिम्मेदारी का बोध लेके समाज में चले फिरे। हमारा समाज है जो रातों रात परिवर्तित नहीं हो सकता है। इस देश में जो एक समतामूलक समाज के स्थापना के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट है। इसमें किसी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। एक लंबे समय से हमें दोस्त दुश्मन की पहचान करा दी गई है। अब हमारा काम है कि इन बड़े बुजुर्गों ने, जो गौतम बुद्ध से लेके ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, बाबा कबीर, आसिम बिहारी से होते हुए यहाँ तक आई है, काशीराम से होते हुए दीना भाई जी जो भी हमारे बड़े रहे हैं, जिन्होंने बामसेफ को बनाया, तो उनकी एक कोशिश जो है दीप से दीप जलाने की, उसको हम मध्यम न पड़ने पड़े। एक छोटी मिसाल से मैं आपको बात बताऊं, एजुकेशन की बात है कि अगर हमने कहीं से हाई स्कूल या ग्रेजुएशन कर लिया है, मान लीजिए किसी इंटर कॉलेज से या डिग्री कॉलेज से, हमारे बाद हमारी पीढ़ी भी वहाँ से हाई स्कूल पास करे, हमारे बच्चे भी वहाँ से ग्रेजुएट है, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। हमारा अपलिफ्टमेंट हो गया, हम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो फिर इससे काम नहीं होना है। इसके लिए वो स्कूल, गांव का वो स्कूल, वो जहाँ से ग्रेजुएशन होता है, जहाँ से हाई स्कूल लोग पास करते हैं, वो चलना चाहिए, नियमित रूप से बढ़िया से चलना चाहिए। यह हमें सुनिश्चित करना होगा। और एक उदाहरण के रूप में मैंने ये बात बताया, और यही काम बामसेफ कर रही है, यही काम हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखा के किया है। इसलिए जो जिसका जो सामर्थ्य है, हम ये नहीं कहते कि आप खूब लंबी लंबी तकरीर करें, खूब बड़े बड़े भाषण करें, या खूब बड़ी बड़ी आर्टिकल लिखें, किताबें लिखें। सिर्फ यही काम नहीं है, ये बड़ा काम है, इसको लोग कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे मन में कहीं भी ये बात ना आए कि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कहाँ से कुछ कर सकता हूँ। तो काम करने को बहुत है। हम जिस समाज में जिस हैसियत से हैं, जिस सामर्थ्य के साथ हैं, हमारी सोशियो इकोनॉमिक या शैक्षिक हालत जिस स्टैंडर्ड पे है, वहीं से हम काम कर सकते हैं। वो है ना, वो अक्सर कहा जाता है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रहिए। रात में सोए जब हम बिस्तर पे जाएं, हम ये ज़रूर सोचें कि हमने आज दिन भर में अपने समाज के लिए क्या किया है,
समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमने आज दिन भर में क्या चेष्टा किया है। कुछ नहीं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम एक लाइन तो लिख ही सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो हमारी महान विभूतियाँ गुजरी हैं उनके कोटेशन को तो हम डाल ही सकते हैं, 10-20 लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं। मेरा एक अपना स्टाइल है काम करने का कि मैंने तय कर रखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी न किसी व्यक्ति विशेष से मिलके 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, इसकी बात करना है समता मूलक समाज की, सामाजिक न्याय की। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज की एट्रोसिटीज़ तो आप सुन भी नहीं पाते हैं। एक हमारी बहन जो शेड्यूल कास्ट, वो आप उसको हिंदू कह लीजिए, बौद्ध कह लीजिए, वो धर्मावलंबी है, उस पर अगर किसी तरह की एट्रोसिटीज़ होती है तो आप देख रहे हैं कि हंगामा हो जाता है देश के अंदर। उसको न्याय के लिए लोग आगे आते हैं। लेकिन पसमानदा समाज में क्या आपने कभी सुना है किसी बच्ची का रेप हो गया? तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो बाहर से आए शासक वर्ग मुसलमान है या जो ये सक्षम वर्ग है जो अत्याचार करता है वो हमारी बहू बेटियों की यूँ ही छोड़ देता है गाँव में। वो इस तरह से दबा कुचला समाज है। मैंने कहा कि मैं भारत के सबसे वंचित समाज से आता हूँ, उसकी FIR तक लिखाने की हिम्मत नहीं होती है। हमारे यहाँ मीटिंग हो जाती है, मौलवी साहब लोग आ जाते हैं, अरे कौम का नाम बदनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपस में उसको मैनेज करके वो थाने तक बात पहुँच ही नहीं पाती है। कैंडल मार्च निकालना दूर की बात है। अभी प्रोफेसर साहिबा कह रही थी देवदासी प्रथा के बारे में, यहाँ भी कुरान से शादी करा दी जाती है। आमतौर से आप मज़ारों पे देखेंगे, विशेष रूप से सिंध पाकिस्तान में, वहाँ कुरान से शादी करा दी जाती है और वो सेविका के रूप में मज़ार पे ज़िंदगी भर रहती है। जो मन्नतें मांगने जाते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, उसमें वो वहाँ का जो मजावर होता है कहता है कि आपको अपना एक पहला बेटा या तीसरा बेटा या जो भी उनका सिस्टम है वो मज़ार पे देना होगा। तो एक विशेष रूप से मज़ार है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, और वहाँ पे जो है वो अपने पुत्र को दे देते हैं। और उन बच्चों के आपने देखा होगा मज़ारों पे अक्सर भीख मांगने वाले मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनको इस तरह से बनाया जाता है। एक पाकिस्तान के एक मज़ार पे जो है ना लोहे की टोपी पहना दी जाती है, उनका देखा होगा आपने, सर छोटा होता है ताकि वो मेंटली रिटार्डेड रहे, सोचने समझने की उनके अंदर क्षमता न रहे और वो सिर्फ पशु की तरह हमारी सेवा करे। यही सिस्टम आप देखिए, जब जो मैं मुस्लिम शासन काल नहीं कहता हूँ, मैं अशराफ शासन काल कहता हूँ, जो खुद को अशराफ कहता है। अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है जिसके माने होता है उच्च वर्ग का। और एक अजीब विडंबना है देश के अंदर कि मुस्लिम विमर्श के अंदर हमारा जो मूल निवासी देशज पसमानदा मुसलमान है उसके सारे दुख दर्द, उसके अपलिफ्टमेंट की सारी बात दब जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है और मुसलमान का मतलब अशराफ मुसलमान होता है जो शासक वर्गीय है, जिसने पाकिस्तान लिया और जो आज भी भाजपा ऐसी पार्टी में भी मंत्रालय में बैठा हुआ है उसमें। तो उसके सत्ता वर्चस्व के लिए हमारा विमर्श बिल्कुल अच्छा है। हम यहाँ के जो मूलवासी उनसे हमारा रक्त संबंध है, हमारा सुख दुख का साथ होता क्या था ना, जब सवर्ण जो राजा होता था, जो जमींदार होता था, जब वो कन्वर्ट होता था, विशेष रूप से ये राजनीतिक लाभ के लिए लोग कन्वर्ट होते थे, तो उनका पूरा समाज, उनका धोबी, उनका मोची, उनका लठैत, वो सारा का सारा मुसलमान हो जाता था। तो आप ये ना समझें कि हम कुरान पढ़ के मुसलमान हुए हैं, या आज भी मैं डॉक्टर हूँ और हमें इस तरह का एजुकेशन सिस्टम कि हमको कुरान को सिर्फ पढ़ना सिखाया गया, हम मतलब नहीं समझते कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो भी हमारी स्थिति कुछ अच्छी हुई है इस देश के अंदर, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान लागू होने के बाद हमारी कुछ स्थिति अच्छी हुई है कि आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है बात करने का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये फलाना ढिमकाना, ये जो मुस्लिम नाम से संगठन है, वो आज भी हमारे ऊपर वैसे ही शासन करते हैं जिसे कालांतर में मुस्लिम जो अशराफ शासन करता है। आप देखेंगे पूरे बलबन कहता था कि जब मैं किसी बदअसल को देखता हूँ, ये पूरे जो अकबर कह लीजिए, जो जिसको मुगलों का जिसको बड़ी महिमा मंडन की जाती है वामपंथी साहित्यकारों द्वारा भी कि गोल्डन एज था और ये था, उन्होंने हमारे बहुजन पसमानदा का मैं टर्म इस्तेमाल करूँगा, बहुजन पसमानदा पर कितना एट्रोसिटीज़ की है। आप मसूद अलम फलाई ने एक किताब लिखी हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, उसमें आप उसको देख सकते हैं। बलबन कहता था कि जब मैं किसी बदअसल को देखता हूँ, बद कहते हैं बुरा, असर कहते हैं जड़ को,
यानी मूल हमारा, जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, जब मैं किसी बदअसल को देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है, जबकि वो गुलाम वंश का था। लेकिन गुलाम वंश के होने के बाद भी उसके दिमाग में था कि मैं तुर्क हूँ। ये जो मध्य एशिया के लोग होते हैं, इनको बड़ा अभिमान होता है, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के जो ये हैं अरब के अदद हैं, कि हम बहुत बड़े कास्ट, बहुत बड़ी नस्ल के हैं। और इस्लाम में नस्लवाद एकदम आम तौर से है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अकबर के ज़माने में सजाएं जो हैं जाति आधारित थी, कि एक जो मूल निवासी समाज की अगर वो कोई गुनाह करता है, कोई काम करता है, किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसको 12 दिरहम देना होगा। लेकिन कोई अपर कास्ट का है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे अशराफ हो, वो 3 दिनार देगा। ये फजल फैजी ने आईने अकबरी में साफ लिखा हुआ है, जिसको रेफरेंस चाहिए वो आमतौर से मिल जाएगा। तो सजाएं जहाँ जाति को देख के उसके जुर्माने अदा थे। अकबर ने एक जियो निकाला था कि मछुआरे और बूचर, यानी जो मीट का कारोबार करते हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ कुछ हिंदू समाज में भी खटीक है, या मुस्लिम जो खटीक होते हैं, उनकी भी औरतें सरों पे टोकरी रख के मीट बेचती हैं। गांव में आप चले जाइए, उनको ये जियो निकाला था कि इनको बस्ती के बाहर बसाना है, और कोई भी मेन बस्ती का आदमी इनसे मेल जोल न रखेगा, मछुआरों को और कसाईयों को, ताकि जो है कोई पब्लिक रिलेशन ना होने पाए। ये सब हमें नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ कुछ उस तरह की बातें बताई जाती। तो एकदम साफ। और आजकल दलित मुस्लिम एकता की भी बात चल रही है। आप देखेंगे दलित मुस्लिम एकता जो है ना, ये एक तरफ आप जाति का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ आप धर्म का नाम लेते हैं। अखबारों में भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण वोट इतना, बनिया वोट इतना, दलित वोट इतना, पिछड़ा वोट इतना, मुस्लिम वोट इतना। एक तरफ आप जातिगत स्ट्रक्चर बताते हैं, दूसरी तरफ एक धर्म विशेष का नाम लेते हैं। आप उस धर्म विशेष में कैटेगराइज नहीं करते कि सैयद का वोट कितना है, शेख का वोट कितना है, बुनकर का वोट कितना है, बुनकर का वोट कितना है, भंगी, मेहतर, गोलकंद, महावत का वोट कितना है, ये आप नहीं बताते। मुस्लिम विमर्श करके वो सारा कुछ आप कर लेते हैं। एक आखिरी बात कह के, बातें बहुत सी हैं, समय कम है, एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारतीय जनमानस भी, भारत की मुख्य धारा की मीडिया भी और राज्य और केंद्र सरकार भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मानती है। भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि सभा मानी जाती है। और ये बड़ी विडंबना है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उसमें 150 से 200 मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी सारी सब कुछ लेके, अध्यक्ष वगैरह सब कुछ लेके, उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं है। वो ऐसा भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा है जिसमें एक भी मूल निवासी मुसलमान, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, नहीं है उसमें। और खूब आराम से उसकी शासन प्रशासन में उसकी सब कुछ चल रहा है, उसी की डिमांड है, जो हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहा है ना। रिप्रेजेंटेशन की जो बात होती है, आरक्षण की प्रक्रिया आई कि समाज का रिप्रेजेंटेशन मिले, हमारा कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो कुछ भी हम डॉक्टर इंजीनियर बन पाए हैं भारतीय जनमानस और यहाँ भारतीय सरकारों की वजह से, जो संविधान का एक ताना बाना के अंतर्गत संचालित होती है, उससे थोड़ी सी हमारी स्थिति अच्छी हुई है। और एक बात मैं और भी बता दूं कि जो अशराफ के डोमिनेटेड इलाके हैं, जहाँ अशराफ राजा नवाब जमींदार रहा है, जहाँ पे अशराफ MLA MP होता है, वहाँ का रहने वाला मूलवासी पसमानदा के कंपेयर में, और जो अपने दलित पिछड़ों के साथ या हिंदू समाज के साथ, अगर मैं हिंदू समाज कहता हूँ तो उसमें आप सब मान लीजिए, तो वो उसकी कुछ स्थिति आपको थोड़ी सी, ओवरऑल स्थिति तो हमारी बहुत खराब है। स्ट्रक्चर कमेटी की चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है, ओवरऑल स्थिति हमारी बहुत, लेकिन वहाँ पे जहाँ हम अपने मूल निवासी बहुजनों के साथ हैं, वहाँ हमारी स्थिति अच्छी है। लेकिन जो अशराफ, जो बाहर से आया मुसलमान है, उनके जहाँ प्रभाव वाले इलाके, वहाँ हमारी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। बिल्कुल मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। हम जो है खाने को नहीं, 2 बच्चे पालने की हमारी हैसियत नहीं, लेकिन हम बात ईरान, अफगानिस्तान और अमेरिका की करते हैं कि अमेरिका को तोप मार देंगे, बम मार देंगे। इस तरह के नैरेटिव सेट करके धर्म का एक वो बना के हमारा दोहन किया जाता है, हमें सेवक बना के रखा गया है। तो हमारी पहली लड़ाई ही इन अशराफवाद से, जो एक तरह से इतनी इब्लीसी एक किताब जो लिखी गई है उसमें, उससे निकलने की है। एक बात जो दलित मुस्लिम एकता पे आती है, उस पर मैंने कही, और मैं समझता हूँ कि मोटी तौर पे मैंने बात करके, मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जिस समाज से आता हूँ
उस समाज के दुख दर्द को भी एक बड़ा मंच है बाप से वहाँ पे रखें, ताकि वो उस दुख दर्द को लेके हमारा भी समझे। हमने कालांतर में इस्लाम पढ़ के देखिए, दुनिया में कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो अंग्रेज 150 साल में पूरी अंग्रेजी पढ़ा के चले गए कि अगर हमारा इंटरमीडिएट का बच्चा अंग्रेजी बोल नहीं पाता है, लेकिन आपने अगर लिखा है कि कम हियर, तो वो समझ जाता है कि यहाँ आना है। एग्जिट पढ़ के वो समझ जाता है कि बाहर जाना है। लेकिन अरबी में अगर एग्जिट लिखा तो मैं पूरा कुरान पढ़ देता हूँ, मुझे अगर अरबी में एग्जिट लिखा तो मैं पढ़ के जान नहीं पाऊंगा कि अंदर आने को कह रहा है कि बाहर। ऐसा एजुकेशन सिस्टम इस देश के अंदर अशराफ ने लाया, वो हमें तोते की तरह पढ़ाया, ताकि हम कुरान जब पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे कि मौलवी साहब आप तो कह रहे हैं कि 3 तलाक देना है, कुरान में तो कहीं 3 तलाक नहीं है, आप ये कैसे? ये हम सवाल न कर पाए, हम उनके लिए भेड़ बकरी रहे, पशु की तरह रहे। जब वो चाहे हमसे हल जतवा ले, जब चाहे हमें एक वो करा के एक शैली की तरह इस्तेमाल करके सांप्रदायिक दंगों में हमें झोंक दे, और जब सांप्रदायिक दंगों के रिहेबिलिटेशन की बात हो तो अशराफ उसमें सारा वो निकाले। तो यही चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। और आप सबसे हमारा एक अनुरोध है कि आप जब भी कोई बात करें उसमें देशज पसमानदा जो इन्हीं आप ही का है, इन्हीं मूल निवासी से कन्वर्टेड है, उसकी बात को भी करें। मैं अंत में एक बात कहूँगा कि हम जो है माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज के नहीं हैं, हम जो है बहुसंख्यक समाज के हिस्सा हैं, हम बहुजन समाज के हिस्सा हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। साथियों से आग्रह है कि शांति